बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 18 मुलाहिज़ा फरमाएं। चेक पोस्ट पर उन्हें रोक लिया गया। की गल है संतरी बादशाह। ज्ञान सिंह ने पुलिस वाले को अपनी तरफ आते देकर कहा, अभी तुम्हारा गुमशुदा बंदा नहीं मिला। ये कौन लोग हैं? सिपाही ने कदरे रोबदार लहजे में पूछा। ये मेरा पाजी है अवतार सिंह, और ये इसका बेटा बच्चन सिंह, और ये मेरा पुत्र है करतार सिंह। और कुछ संतरी बादशाह? ज्ञान सिंह ने जवाब दिया। और ये कांस्टेबल ने लाटू पहलवान की तरफ इशारा किया। क्यों है लाटू पहलवान? अवतार सिंह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो कहते थे सारा जमाना तुम्हें जानता है, पर इस संतरी बादशाह ने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैं पहलवान हूँ बाबा अवतार सिंह जी, कोई जेल से भागा हुआ मुजरिम नहीं जो पुलिस मुझे पहचानती हो। मैं पुलिस वालों से यारी रखना भी पसंद नहीं करता। ये वक्त आने पर यारों को भी पकड़ कर ले जाते हैं। चुप पोए, वरना अभी ले जाकर बंद कर दूंगा। सिपाही ने उसे डांट दिया। उसने बारी बारी उन सब के चेहरों का जायजा लिया और फिर बैरियर पर बैठे हुए सिपाही को इशारा कर दिया। बैरियर की जंजीर हट गई और ज्ञान सिंह ने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। ओए तू संतरी को जानता है ज्ञान सिंह? अवतार सिंह ने पूछा। सब इंस्पेक्टर वाकिफ है, वो दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुबह जब मैं तरन तारन से आया था तो उसने पट्टों का एक गड्ढा अपनी भैंस के लिए उतरवा लिया था। ज्ञान सिंह ने जवाब दिया। तारिक ने इत्मीनान का सांस लिया। वो तकरीबन 1.5 घंटे में तरन तारन पहुंच गए। एक बड़ा कस्बा था, बल्कि शहर के ज़मरे में आ चुका था। उनका गांव शहर से दूसरी तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर था। गांव में तारिक और नीलम पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो आजादी से घूमते रहे थे। एक रात गांव में गुजारने के बाद वो सुबह सवेरे ट्रैक्टर ट्राली पर रुखसत हो गए। ज्ञान सिंह और गुरबख्श सिंह उनके साथ थे। नीलम और तारिक के लिए अब भी सिखों वाले ही थे। उनके चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। देहाती फसलें और खेतों में काम करते हुए लोग बहुत भले लग रहे थे। इन्हीं खेतों में कुछ छोटी छोटी सड़कें भी थी। उनका रुख वागा की तरफ था। वागा तक जाने के लिए अगरचे एक पुख्ता सड़क भी थी, लेकिन ज्ञान सिंह खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते इख्तियार किए हुए था, जिसे ट्राली को आगे की रुख झटके लग रहे थे। तारिक और नीलम का इंजर पिंजर ढीला हो गया था। 30-32 मील का फासला काफी देर में तय हुआ। आखिरकार वो ग्राउंड ट्रंक पर पहुंच गए। ये सड़क दाएं सम्त में अमृतसर और बाएं सम्त में पाकिस्तान की सरहदी चौकी वागा की तरफ चली गई थी। जिस जगह वो पहुंचे थे वहां से वागा सिर्फ 2 मील के फासले पर था। लेकिन ज्ञान सिंह सड़क अबूर करके ट्रैक्टर को दूसरी तरफ एक छोटी बस्ती में लेता चला गया। ये एक छोटा सा गाँव था। इसकी आबादी भी सिखों पर मुश्तमिल थी। बस्ती से निकलकर वो एक बार फिर गाँव के कच्चे रास्ते पर पहुँच गए। बस्ती में से गुजरते हुए किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सरहद के साथ तकरीबन मुतवादी 2 घंटे तक वो सफर करते रहे और आखिरकार एक बस्ती में पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव 20-22 घरों पर मुश्तमिल था। तमाम की तमाम आबादी सिखों पर मुश्तमिल थी। बस्ती के शुरू में एक बहुत बड़ा जोड़ था। किनारे पर कुछ औरतें बैठी कपड़े धो रही थी। उनके करीबी नंग धड़ंग बच्चे पानी में घुसे एक दूसरे पर छींटे मार रहे थे। करीबी 2-3 खारिशज़दा कुत्ते पानी में बैठे हुए थे। जोड़ के वस्त में भैंस भी बैठी हुई थी। ज्ञान सिंह ने उस जोड़ से मुल्क बस्ती के पहले मकान के सामने ट्रैक्टर रोक लिया और ट्रैक्टर बंद करते हुए तारिक और नीलम को उतरने का इशारा किया। गुरबख्श सिंह उनसे पहले ही दौड़कर मकान में दाखिल हो चुका था। ये ज्ञान सिंह के हम जुल्फ चरण सिंह का मकान था, जो इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। ये पाकिस्तान की सरहद यहाँ से सिर्फ 1-1.5 फरलांग के फासले पर थी और चरण सिंह की जमीन सरहद तक फैली हुई थी। चरण सिंह उस वक्त घर पर ही मौजूद था। उसने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। चंद मिनट बाद वो लोग एक दूसरे की खैरो आफियत दरियाफ्त करते रहे। फिर चरण सिंह ने कहा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, खाना बिल्कुल तैयार है। खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। खाने में खासा एहतमाम किया गया था। खाना देखकर तारिक को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि चरण सिंह को आने की इतला पहले से थी। वो लोग 7:30 बजे तरन तारन से रवाना हुए थे और अब 2 बजने वाले थे। खाने के बाद नीलम को तो घर की खवातीन के पास भेज दिया गया और तारिक उनके साथ बैठक वाले कमरे में आ गया। कल शाम को मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था। चरण सिंह ने ज्ञान सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन क्या? तारिक ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पिछले 3-4 रोज से रेंजर्स के आदमी बार बार हमारे गांव में चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली से भागे हुए 2 अफराद की तलाश है। उनमें एक मर्द और एक औरत है। उनके कहने के मुताबिक वो दोनों भेस बदलकर जहाज के अमले के साथ अमृतसर गए थे और हवाई जहाज से गायब हो गए थे। हुकाम का ख्याल है कि वो दोनों सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मीलों दूर तक सरहद की निगरानी की जा रही है। रेंजर्स वाले कई मरतबा आ चुके हैं और कह गए हैं कि अगर इस इलाके में किसी मशकूक शख्स को देखा जाए तो फौरन चौकी पर इतला दे दी जाए। लेकिन बहरहाल मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इन्हें आज ही रात सरहद पार करा दी जाएगी। सरहद की इस तरफ इन्हें कोई मसला पेश नहीं आएगा। दूसरी तरफ इनका मुकद्दर। चरण सिंह ने कहा। सरहद पार पाकिस्तान का कौन सा इलाका लगता है? तारिक ने पूछा। बीनी। गुप्तान सिंह ने जवाब दिया। बहुत बड़ा गाँव है।
बिल्कुल सरहद पर वाक़ है। बीनी गांव का जमींदार चौधरी बरकत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे खेत सरहद पर मिले हुए हैं, अक्सर मुलाकात होती रहती है। मैंने उससे भी बात कर रखी है। सरहद की दूसरी तरफ चौधरी बरकत के आदमी मुंतजिर होंगे, वो इन्हें गाँव पहुँचा देंगे। यहाँ से किस वक्त निकलना होगा, तारक ने पूछा। रात ठीक 2 बजे रेंजर्स की गश्ती पार्टी यहाँ से गुजरती है। हम लोग 2 बजे से पहले सरहद के करीब पहुँच जाएंगे। वहाँ मेरा मवेशियों का बाड़ा है। रेंजर्स की गश्ती पार्टी जैसे ही वहाँ से जाएगी, तुम लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। चरण सिंह ने कहा, अब तुम लोग कुछ आराम कर लो, मुझे इस सिलसिले में 2 आदमियों से मिलना है, शाम को मुलाकात होगी। चरण सिंह चला गया। ज्ञान सिंह भी उठकर दूसरे कमरे में चला गया। तारक कुर्सी से उठकर चटाई पर लेट गया। ट्रैक्टर ट्राली पर 4-5 घंटों के सफर ने उसका इंजर पिंजर ढीला कर दिया था और वो बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था। और फिर दीवान पर लेटते ही वो गहरी नींद सो गया। उसकी आंख शाम का अंधेरा फैलने के बाद खुली। गाँव देहातों में रात का खाना जल्द खा लिया जाता है। ये लोग भी खाना वगैरह से जल्दी फारिग हो गए और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। 1 बजे के करीब 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों नौजवान सिख थे। चरण सिंह ने सवालिया निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। रेंजर्स की गश्ती पार्टी निकल चुकी है। वो लोग ठीक 1 घंटे बाद वापस आएंगे। हमें उससे पहले डेरे पर पहुंच जाना चाहिए। आने वाले दोनों नौजवानों में से एक ने कहा, ठीक है, हम लोग तैयार ही बैठे हैं, चलो उठो भाई। चरण सिंह ने तारक की तरफ देखते हुए कहा। तारक और नीलम ने शामी को अपने हुलिये बदल लिए थे। अब वो लिबास से सिख नहीं मुसलमान नजर आ रहे थे। तारक ने गुरबख्श सिंह से हाथ मिलाया और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर निकल आए। रात तारीख थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। खून की कुछ बढ़ गई थी। वो लोग बस्ती से निकलकर खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर हो लिए। कुछ ही देर बाद वो खेतों में एक तंग सी पगडंडी पर पहुंच गए और तारीकी में तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगे। सबसे आगे वो दोनों नौजवान सिख थे। उन दोनों के हाथों में चीनी साख्त की ऑटोमेटिक राइफलें थी। उनके पीछे चरण सिंह था, उसके बाद नीलम, फिर तारक, आखिर में ज्ञान सिंह। चरण सिंह और ज्ञान सिंह के हाथों में भी ऑटोमेटिक राइफलें थी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो डेरे पर पहुंच गए। यहाँ दरख्तों का एक झुंड था और मवेशियों का बाड़ा सा बना हुआ था। खोरियों के करीब एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें ज़राअत से मुतल्लिक चंद छोटे मोटे आलात और मवेशियों का सामान पड़ा हुआ था। वो लोग दरख्तों के झुंड में रुक गए। चारों तरफ हू का आलम था। तारीकी में इशरातुल अर्द के सिवा किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब वहशतनाक माहौल था और नीलम पर वाकई वहशत तारी हो रही थी। वो तारक के साथ लिपटी हुई थी और उसने तारक का एक हाथ मजबूती से थाम रखा था। चंद मिनट बाद दोनों सिख पीपल के दरख्तों के झुंड से निकलकर खेतों के दरमियान पगडंडी पर चलते हुए तारीकी में गायब हो गए। उनके जाने के बाद वो लोग खामोशी से बैठे रहे। दरख्तों के उस झुंड से तकरीबन 100 गज आगे सरहद थी। खेतों के दरमियान खारदार तारों की एक बाड़ थी जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। ये खारदार बाड़ भी चंद साल पहले भारतीय हुकूमत ने लगाए थे। इससे पहले यहाँ सरहद की निशानदेही के लिए थोड़े थोड़े फासले पर सिर्फ बर्जियां बनी हुई थी। इन बर्जियों की दोनों तरफ चंद फुट की जगह नो मीन्स लैंड थी। जब वो पीपल के दरख्तों के उस झुंड में पहुंचे तो 2 बजने में 18 मिनट थे। ठीक 2 बजे तारीकी में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कुछ लोग बातें करते हुए आ रहे हों। यह आवाज पहले दूर से आती हुई महसूस हुई, फिर रफ्ता रफ्ता करीब आती चली गई और फिर अचानक ही एक जगह रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वो रेंजर्स के गश्ती सिपाही थे। उनकी तादाद 4 थी और वो दरख्तों के झुंड से तकरीबन 20 गज के फासले पर सरहद के मुतवादी एक पगडंडी पर चल रहे थे। डेरे के सामने पहुंचकर उनमें से एक ने टार्च रोशन कर ली। टार्च की लहराती हुई रोशनी डेरे की तरफ उठ रही थी। ज्ञान सिंह और उसके साथी मवेशियों की खुरलियों के पीछे दुबक गए। चरण सिंह और ज्ञान सिंह की गिरफ्त राइफलों पर सख्त हो गई। टार्च की लहराती हुई रोशनी खुरलियों के करीब से गुजरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। रेंजर्स की गश्ती पार्टी आगे निकल चुकी थी। अचानक फजा में टिटीरे की आवाज उभरी। बगले से मिलता जुलता ये परिंदा आमतौर पर रात को फजा में मंडलाता रहता है, लेकिन इस वक्त टिटीरे की ये आवाज खेतों में से सुनाई दी थी। तारक, चरण सिंह ने सरगोशी की, तुम अपनी साथी को लेकर उस पगडंडी पर चले जाओ। तकरीबन 50 गज आगे मेरे आदमी तुम लोगों को मिल जाएंगे। वो तुम्हें तारों की बाड़ के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। जाओ, देर ना करो। नीलम और तारक अपनी जगह से उठ गए। तारक उन दोनों ने बगल गिर होकर रुखसत किया। नीलम के सर पर भी हाथ फेर कर उसको रब रखा कहा और वो दोनों दरख्तों के झुंड से निकलकर खेतों की पगडंडी पर खोल गए। तारक ने नीलम का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों तेज तेज चलने की कोशिश कर रहे थे मगर नामवार पगडंडी पर वो बार बार लड़खड़ा रहे थे। नीलम का जिस्म होले होले कांप रहा था। खौफ की वजह से वो कुछ ज्यादा ही सर्दी महसूस कर रही थी। अचानक एक जगह उसका पैर रिपटा। तारक ने उसे संभालने की कोशिश की मगर उसके साथ खुद भी खेत में जा गिरा। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तारक ने उसे सहारा देकर उठाया और वो तेज से कदम उठाते हुए चलने लगे। चंद गज आगे उन्हें चरण सिंह के आदमी मिल गए। जल्दी करो, इस औरत के चीखने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैली होगी। अगर गश्ती पार्टी के किसी आदमी ने सुन ली होगी तो वो लोग वापस भी आ सकते हैं। उन दोनों सिखों में से एक ने कहा। वो चारों खेतों में पगडंडी पर दौड़ने लगे। एक जगह नीलम का पैर रपट गया। इस मर्तबा उसके एक पैर में से सैंडल उतर गया। वो तारीकी में सैंडल तलाश करने लगी लेकिन सैंडल नहीं मिला और उसकी तलाश का इरादा तर्क करके तारक के साथ दौड़ने लगी। ऐन उसी वक्त तारीक फजा में गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। होल्ड अप, कौन है वहाँ? रुक जाओ वरना गोलियों से भून दिया जाओगे। यह आवाज इंडियन रेंजर्स के एक सिपाही की थी जो खासी दूर से आई थी। वो लोग गालबन नीलम की चीख सुनकर वापस मुड़े थे। तकरीबन 10 गज के फासले पर तारें कटी हुई हैं। तुम लोग जल्दी से निकल जाओ, हम इन्हें रोकते हैं।
चरण सिंह के एक आदमी ने सरगोशी की। तारिक ने नीलम का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। बाढ़ में कटी हुई तारों वाला हिस्सा तलाश करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। तारिक ने पहले नीलम को तारों में से दूसरी तरफ धकेला और ऐसा करते हुए उसके दूसरे पैर में से भी सैंडल उतर गया। तारिक उसे धकेल कर खुद तारों में से निकलने की कोशिश कर रहा था कि फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। रेंजर ने शायद उन्हें देख लिया था। गोलियां उन दोनों के आस पास से गुजर गईं। तारिक कटी हुई तारों में से निकल आया। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और अंधाधुंध दौड़ लगा दी। फायरिंग से अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे दो पार्टियों में ठन गई हो। इसका मतलब था चरण सिंह के आदमियों ने रेंजर्स को अपने साथ फायरिंग में उलझा लिया था। वो दोनों खेतों में से तेजी से दौड़ते रहे। फिर अचानक उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। दूसरे इलम में वो शराब की आवाज के साथ पानी में गिरे। दरअसल एक छोटी सी नदी थी जिसे वो तारीकी में नहीं देख सके थे। वो दोनों पानी में तर हो गए। तारिक उठकर नदी से निकलना चाहता था कि तारों की बाढ़ की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। वो एकदम नीचे गिर गया। नीलम के मुंह से चीख निकल गई। तारिक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नीलम उससे लिपट गई। वो लोग पाकिस्तानी सरहद में तकरीबन 20 गज अंदर आ चुके थे, लेकिन भारतीय सिपाहियों का कोई भरोसा नहीं था कि वो उन्हें देखकर गोली मार देते। तारिक के ज़हन में कुछ और खदशात भी सर उभार रहे थे। बिनी के जमींदार चौधरी बरकत के आदमी उन्हें खेतों में किसी जगह उनके मुंतजिर थे। अंदेशा था कि फायरिंग की आवाज सुनकर वो वापस ना चले जाएं। दूसरा अंदेशा ये था कि फायरिंग की आवाज सुनकर पाकिस्तानी रेंजर के जवान इस तरफ ना पहुंच जाएं। ऐसी सूरत में भी उनका बचना मुश्किल था। वो 2-3 मिनट नदी के अंदर पानी में बैठे रहे। फिर तारिक पहले खुद बाहर निकला और फिर नीलम को पकड़कर निकाला और खेतों में एक तरफ चलने लगा। उनके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था जिससे चलना भी दुश्वार था। चंद गज आगे 2-3 दरख्त नजर आ रहे थे। उनका रुख इन्हीं दरख्तों की तरफ था। अचानक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई भैंस टकराई हो। आवाज 2 मरतबा सुनाई दी। वो दोनों उस आवाज की समत बढ़ने लगे। ये दरअसल सिग्नल था जिसके बारे में उन्हें चरण सिंह ने बताया था। वो जल्दी उस जगह पहुंच गए जहां बीनी के जमींदार चौधरी बरकत के 2 आदमी उनके मुंतजिर थे। वो भी कलाशिनकोव राइफलों से मुसल्लह थे। तारिक और नीलम उनके साथ तेज कदम उठाते हुए एक तरफ चलने लगे। सरहद पर फायरिंग की आवाजों में इजाफा हो गया था। शायद पाकिस्तानी रेंजर्स की गश्ती पार्टी भी वहां पहुंच गई थी और अब दोनों तरफ के रेंजर्स में फायरिंग का तबादला हो रहा था। रात का बाकी हिस्सा उन्होंने बीनी में चौधरी बरकत के घर पर गुजारा। सुबह नाश्ते पर चौधरी बरकत उन्हें बता रहा था कि सन 65 में जब भारत की फौज ने चोरों की तरह पाकिस्तान पर हमला किया था तो बीनी और उसके आसपास के देहातों में रहने वालों ने पाक रेंजर्स की मदद से हमलावर भारतीय फौज को उस वक्त तक रोके रखा था जब तक पाक फौज के जवान नहीं पहुंच गए थे। सरहद पर रहने वाले पाकिस्तानी जियालों ने भारतीय फौजियों के नापाक कदम अपनी सरजमीन पर पड़ने ही नहीं दिए थे और पाक फौज के आने पर तो उन्होंने भारतीय फौजियों को उन्हीं की धरती पर कई मील पीछे धकेल दिया था। बीनी से मुतसल चंद मील के फासले पर जलू का वाकया दुनिया भर की अस्करी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। रात की तारीकी में चोरों की तरह हमलावर होने वाली भारतीय फौज किसी न किसी तरह सरहद उबूर करके जलू तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। भारतीय फौजियों का मंसूबा ये था कि वो सुबह की रोशनी तलू होने से पहले पहले लाहौर पर काबज हो जाएं और लाहौर के जिम खाना में फतेह का जश्न मनाएंगे। ये मंसूबा भारतीय फौज के कमांडरान चीफ ने बनाया और उसकी तरफ से भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री, दीगर वज़रा और हिंदुस्तान की चीदा शख्सियात को लाहौर जिम खाना में जश्न फतर के दावतनामे भी जारी कर दिए गए। लेकिन जलू में BRB नहर का किनारा भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। उन्हें नहर उबूर करना नसीब न हो सका। पाक फौज के आने तक जलू के शेर दिल अवाम ने भारतीय हमलावरों को रोके रखा और जब पाक फौज के दस्ते महाज पर पहुंचे तो जुरात और बहादुरी के ऐसे कारनामे देखने में आए कि एक नई अस्करी तारीख रकम होती चली गई। जलू से चंद मील आगे इस BRB नहर के किनारे मेजर अजीज भट्टी ने अपने मुट्ठी भर फौजी जवानों के साथ भारत की कई डिवीजन फौज को रोके रखा था। मेजर अजीज भट्टी ने वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन के नापाक कदमों को अपने वतन की सरजमीन पर पड़ने नहीं दिया। चौधरी बरकत उन्हें पाकिस्तानी जियालों के जुरात मंदाना कारनामों के वाकयात सुना रहा था। नीलम और तारिक इन बातों से बेहद मुतासिर हो रहे थे। चौधरी बरकत का ख्याल था कि वो उन्हें 2-3 दिन अपने गांव में रोकेगा, लेकिन तारिक जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचना चाहता था। बीनी से लाहौर रेलवे स्टेशन तक अगर ये रूट नंबर 33 की एक बस भी चलती थी, चौधरी बरकत अगर चाहता तो उन्हें बस पर बिठा देता, लेकिन उसने खुद उनके साथ लाहौर तक जाने का फैसला कर लिया। चौधरी बरकत के पास सुजुकी कार के अलावा एक स्टेशन वैगन भी थी जो देखने में अगरचे पुरानी थी, लेकिन उसका इंजन बड़ा जोरदार था। नाश्ते के बाद उसी वैगन पर लाहौर की तरफ रवाना हो गए। बीनी से लखुडार तक सड़क के दाएं बाएं तहद्दे निगाह लहलहाती हुई फसलें नजर आ रही थी। चारों तरफ देखता हुआ तारिक बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। वो आजाद फजा में सांस ले रहा था। यहाँ उसके लिए कोई खौफ नहीं था।